हेलो स्टूडेंट, सक्सेस कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्लास 12 का ज्योग्राफी का जो आपका एग्जाम 10 फरवरी है उसके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपको क्वेश्चन बताने वाले हैं जो आपका बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए हम लोग वीडियो को आगे स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले यहाँ पर हमारा क्वेश्चन जो आ रहा है, जो विकास और वृद्धि में एक उदाहरण सहित अंतर स्पष्ट करिए। आपको विकास में और वृद्धि में दोनों में आपको अंतर बताना है। देखिए, सबसे पहले यहाँ पर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, जो वृद्धि तरफ देखिएगा तो वृद्धि केवल मात्रात्मक बढ़ोतरी, मतलब उसमें मात्रा में सिर्फ बढ़ोतरी होगा, मात्रा सिर्फ बढ़ेगा, इसमें आर्थिक उत्पादन में वृद्धि होगा, या तो मात्रा में बढ़ेगा या तो आर्थिक उत्पादन में वृद्धि होगा। ठीक है, इसमें अगर देखेंगे विकास में तो इसमें मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों होता है। इसमें मात्रा भी बढ़ेगा और गुणात्मक दोनों बढ़ेगा, जिसमें लोगों के जीवन स्तर में भी सुधार होगा। इसमें मान लीजिए हमारा शिक्षा हो गया, उसके बाद स्वास्थ्य हो गया, रोजगार हो गया, इसमें शामिल हो जाएगा। कहने का मतलब देखिए, तो वृद्धि हम लोग बोलेंगे मात्रात्मक बढ़ोतरी होगा और विकास में हम लोग क्या बोलेंगे, मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों वृद्धि होगी। क्लियर हो गया। अगर दूसरा पॉइंट हम लोग इसमें देखते हैं तो इसको हम लोग सीधे मापा जा सकता है। कहने का मतलब हम लोग वृद्धि डायरेक्ट हम लोग माप सकते हैं, जैसे हमारा देश का सकल घरेलू उत्पाद हो गया, जीडीपी हो गया, या वृद्धि या किसी शहर की जनसंख्या में वृद्धि, इस तरीके से हम लोग माप सकते हैं। उसके बाद अगर हम लोग इसमें देखते हैं तो इसमें हम लोग देखिए यह मात्रात्मक और गुणात्मक प्रगति को दर्शाता है। इसके स्तर का आकलन होता है, लेकिन इसे सीधे मापना कठिन है। इसको हम लोग डायरेक्ट माप नहीं सकते हैं। उदाहरण के लिए लोगों के जीवन स्तर में सुधार, मान लिया लोगों के जीवन स्तर में कितना सुधार है, उसको हम लोग माप सकते हैं? नहीं माप सकते हैं। सिर्फ बेहतर शिक्षा, स्वास्थ्य माप सकते हैं, लेकिन डायरेक्ट रूप से हम लोग नहीं माप सकते हैं। उसके बाद अगर हम लोग इसको आगे पॉइंट देखते हैं तो इसका आगे तीसरा पॉइंट हमारा क्या बोल रहा है, इसमें हमारा देखिए बोल रहा है केवल वृद्धि से विकास नहीं हो सकता। मान लिया अगर कोई चीज़ वृद्धि हो रहा है तो हम लोग उसको डायरेक्ट नहीं बोल सकते हैं कि हमारा विकास हो रहा है। ठीक है, वृद्धि विकास का ही एक हिस्सा है। मैंने अगर मान लीजिए विकास का ही एक हिस्सा वृद्धि है। ठीक है, तो इसमें क्या बोल रहा है तीसरा पॉइंट, विकास एक व्यापक अवधारणा है जिसमें वृद्धि एक हिस्सा है। वृद्धि क्या हो रहा है, विकास का एक हिस्सा हो जाएगा। तो इसमें हमारे पहला क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो जा रहा है। उसके बाद हम लोग देखते हैं दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है। दूसरा क्वेश्चन यहाँ देखिए बोल रहा है गृह उद्योगों में कोई 3 विशेषता बताइए। जो हमारा गृह उद्योग है उसका कोई 3 विशेषता बताने के लिए यहाँ पर हम लोग को बोल रहा है। ठीक है, तो पहला हमारा देखिए गृह उद्योग की विशेषता हम लोग देखेंगे तो सबसे पहले कम पूंजी और श्रम। सबसे पहले मान लिया गृह उद्योग मतलब घर में यदि हम लोग कोई उद्योग कर रहे हो तो उसमें हम लोग सबसे पहले पूंजी कम लगेगा, कम पूंजी लगेगा, और श्रम हम लोग खुद से भी काम कर लेंगे तो काम हो जाएगा। आगे देखिए क्या बोल रहा है, इन उद्योगों को स्थापित करने के लिए बहुत कम पूंजी की ज़रूरत होता है ना, बहुत कम पूंजी, संसाधनों की आवश्यकता होता है। बहुत कम संसाधन भी जरूरत होगा और बहुत कम पूंजी की भी जरूरत होता है। ये प्राय घरों से या छोटे कार्य क्षेत्र में परिवारों के सदस्यों या अंशकालिक श्रमिक द्वारा संचालित होता है। कहने का मतलब हम लोग बोल सकते हैं कि या तो हम इसको घर से भी स्टार्ट कर सकते हैं, या छोटा मोटा जो जगह क्षेत्र है या परिवार का सदस्य भी हो गया उस पर हम लोग काम को स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे हस्तशिल्प हो गया, या बढ़ई या सिलाई या बुनाई या कढ़ाई, ये सब काम हो गया जो घर से हम लोग को हो जाता है। उसको देखते हैं अगर हम लोग दूसरा पॉइंट इसमें हम लोग देखेंगे तो देखिए क्या बोल रहा है, सरल उपकरण एवं स्थानीय संसाधनों का प्रयोग। इन उद्योगों में स्थानीय कच्चे माल एवं सरल तथा कम पूंजी वाले मशीनों का उपयोग होता है। मान लीजिए अगर हम घर से काम कर रहे हैं तो हम लोग क्या उसमें ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करेंगे कि सस्ता मतलब मशीन लगाएं, ज़्यादा हम लोग हैवी मशीन लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। और कच्चा माल भी लाएंगे तो हम लोग थोड़ा स्थानीय से या सरल हम लोग लाएंगे, कम मात्रा में लाएंगे। उसके बाद देखिए पर्यावरण के अनुकूल, जो हम लोग को बोल रहा है कि इन उद्योगों में प्रदूषण कम होता है, ऐसा हम लोग को उद्योग लगाना है इसमें प्रदूषण भी हम लोग को कम होता है और आमतौर पर ये पर्यावरण अनुकूल हो। ठीक है, तो हम लोग देखेंगे गृह उद्योग का कोई 3 विशेषता बोला था, तो हम लोग पहला विशेषता कम पूंजी और श्रम लिखना है, दूसरा सरल उपकरण और स्थानीय संसाधनों का प्रयोग और पर्यावरण के अनुकूल। इसमें हम लोग सिर्फ क्या करेंगे, 3 पॉइंट को हम लोग सिर्फ याद रखेंगे, बाकी उसका डेफिनेशन हम लोग खुद से कर लेना है। ठीक है, आगे यदि हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, तो भारत में कृषि के लिए सिंचाई का कोई महत्व का स्पष्ट करिए। भारत में हमारा जो कृषि है उसके लिए क्या क्या सिंचाई मतलब हम लोग को किस तरह सिंचाई करेंगे, किस तरह हम लोग को इम्पोर्टेंस है। तो देखिए पहला पॉइंट लिखेंगे, भारत एक कृषि प्रधान देश है। हम लोग जानते हैं कि भारत हमारा क्या है, कृषि प्रधान देश है। ठीक है, और जीवन के लिए आवश्यक खाद्यान्न कृषि से प्राप्त होता है। मतलब हम लोग जानते हैं कि अगर जीवन में जीने के लिए जितना भी हम लोग खाने पीने वाला चीज़ होता है, जो ज़रूरत वाला चीज़ होता है वो हम लोग को कृषि से ही प्राप्त होता है। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखेंगे कृषि उत्पादन के वृद्धि के लिए सिंचाई आवश्यक है। अगर कृषि उत्पादन में हम लोग को वृद्धि करना है, ग्रोथ करना है ज़्यादा तो हम लोग उसके लिए क्या चाहिए,
उसके लिए हम लोगों को चाहिए जो सिंचाई सबसे ज़्यादा जरूरी है। उसके बाद देखिए यहाँ बोल रहा है भारत में वर्षा का वितरण, भारत में वर्षा का वितरण क्या होता है, अत्यधिक असमान होता है। हम लोग को देखते हैं कहीं ज़्यादा वर्षा होता है तो कहीं हम लोग को क्या होता है, कम वर्षा होता है, ठीक है। कोई क्षेत्र बाढ़ में डूब जाता है, मान लिया अगर हम लोग देखते हैं जैसे बिहार जैसा क्षेत्र हो जाता है, हम लोग अचानक देखते हैं बाढ़ से क्या होता है, डूब जाता है, तो उसी समय देखिए कहीं ना कहीं सूखे का प्रकोप जारी होता है। जैसे झारखंड में हम लोग देखते हैं भैया बाढ़ ही नहीं आता है, सूखा पड़ जाता है, तो कहीं ना कहीं तो इससे हम लोग क्या समझ में आ रहा है ना, जो भारत में वर्षा का जो वितरण है वो अत्यधिक असमान है। कहने का मतलब कहीं ज़्यादा है तो कहीं कम है। अतः सूखे क्षेत्र में विकास के लिए सिंचाई सबसे जरूरी है। अगर सूखा क्षेत्र में देखिएगा, जैसे मान लीजिए यहाँ पर क्षेत्र क्या बहुत सूखा है, तो वहाँ तो हर हाल में आपको सिंचाई क्या बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। अब मानसून का अनियमितता या अपर्याप्त तथा कमज़ोर होना, ठीक है। उसके बाद देखते हैं हम लोग नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, 3 पॉइंट तो इसमें हो गया क्लियर। और चौथा देखिए बोल रहा है कि वर्षा जो है ना, वर्षा केवल 4 महीने होता है। हम लोग जानते हैं भैया बरसात कितना महीना होता है, मात्र 4 महीना होता है। अतः शुष्क महीनों में सिंचाई की सबसे ज़्यादा जरूरी होता है। शुष्क महीना में सिंचाई की ज़रूरत से सहायता से कृषि कार्य को जारी हम लोग रखा जा सकता है, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखें आगे, जैसे चावल, गन्ना, जूट जैसे फसलों को जल की काफ़ी मात्रा में ज़रूरत पड़ता है। जैसे मान लिया हम लोग चावल हो गया, गन्ना हो गया, जूट हो गया, ऐसा अगर फसल हम लोग कर रहे हैं तो उसमें हम लोग जल का काफ़ी बहुत ज़्यादा ज़रूरत होता है। अतः इसे पूरा करने के लिए सिंचाई बहुत ही हम लोग के लिए ज़रूरतमंद है, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ठीक है। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन हम लोग, जलागम प्रबंधन को स्पष्ट कीजिए और इसका उद्देश्य क्या। हमने जलागम प्रबंधन हमारा क्या है और इसका मेन उद्देश्य क्या है। तो देखिए सबसे पहले यहाँ क्या बोले, जलागम प्रबंधन एक ऐसी प्रोसेस है, एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके तहत एक विशिष्ट भौगोलिक क्षेत्र में पानी और अन्य प्राकृतिक संसाधनों की जो गुणवत्ता होता है, जो क्वालिटी होता है और जो उपलब्धता को बनाए रखना और सुधारने के लिए भूमि उपयोग और जल प्रबंधन को रणनीतियों को एक साथ लागू किया जाता है, ठीक है। उसके बाद देखिए हम लोग मेन यहाँ पर क्या बोल रहा है, जलागम प्रबंधन के उद्देश्य। तो देखिए इसमें आपको सिर्फ पॉइंट को एकदम रट लेना है, याद रखना है, बाकी तो उसका डिफिनेशन खुद से हम लोग को कर लेना है। तो पहला क्या बोल रहा है, प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण। भैया प्राकृतिक जो संसाधन उसको किस तरह से बचाया जाए, जैसे हमारा मिट्टी हो गया, हमारा वनस्पति हो गया, हमारा जल हो गया, जैसे प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण और विकास करना, ठीक है। जैसे मृदा अपरदन को कंट्रोल करना, तलछट उत्पादन को कम करना। दूसरा पॉइंट यहाँ देखिए, वर्षा जल संग्रहण, वर्षा के जल को संग्रहित करना ताकि उसका उपयोग आवश्यकता के समय हम लोग प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किया जा सके, है ना। तीसरा पॉइंट अगर हम लोग देखते हैं तो हम लोग क्या बोल रहा है कि जो सूखे और बाढ़ का प्रबंधन करना, मैनेजमेंट करना, यह पारिस्थितिक संतुलन स्थापित कर सूखे तथा बाढ़ के नकारात्मक प्रभाव को कम करना, जल संबंधों या खतरों से सुरक्षा प्रदान करना होता है, ठीक है। उसके बाद देखिए जल की गुणवत्ता में सुधार करना, तो जल की जो गुणवत्ता है उसमें क्वालिटी को सुधार करना होता है। तो पूरा पानी एवं अन्य प्राकृतिक संसाधनों की गुणवत्ता में विकास करना और उसका सुधार करना और स्वच्छ और सुरक्षित जल आपूर्ति सुनिश्चित करना होता है, ठीक है। अब आगे यदि हम लोग देखते हैं, 5वां पॉइंट हमारा क्या बोल रहा है, तो जैविक उत्पादन में वृद्धि। जैविक उत्पादन क्या हो गया, जैसे मान लीजिए जल और मिट्टी जैसे प्राकृतिक संसाधन हो गया, प्राथमिक संसाधनों के विकास में पौधे एवं पशुओं जैसे द्वितीयक संसाधनों में वृद्धि करना हो। तो ये हम लोग कम से कम 4 से 5 पॉइंट आपको एकदम बढ़िया से याद कर लेना है ताकि आप आराम से उसको बना के भी हम लोग लिख सकते हैं। अब आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, जो ये भी क्वेश्चन देखिए एग्जाम में बहुत बार पूछता है, जो भारत में सड़क परिवहन के कोई 6 विशेषता बताइए। जो भारत में हमारा सड़क परिवहन है उसका 6 विशेषता बताइए। या ये भी हमारा एग्जाम में पूछ सकता है, भारत में सड़क परिवहन का कोई 6 महत्वपूर्ण क्यों जरूरी है, इसका उद्देश्य क्या। हमने कोई भी टाइप का अगर पूछेगा सड़क परिवहन से तो आपका आंसर यही लिखना है, सिर्फ क्वेश्चन घुमा घुमा कर भी पूछ सकता है। अब देखते हैं इसमें आपका पहला जो है, भारत में सड़क परिवहन की विशेषता क्या है। देखिए पहला हमारा क्या हो जाएगा, सड़कों के निर्माण लागत अन्य परिवहन मार्गों के लागत कम होता है। ऐसे देखिए सड़क परिवहन में क्या होता है ना, इसका निर्माण लागत सबसे कम होता है। जैसे आप ट्रेन वाला रास्ता बनाने जाइएगा तो उसमें क्या होगा, ज़्यादा कॉस्ट लगेगा, लेकिन सड़क परिवहन लागत में बहुत ही दूसरा का तुलना में बहुत कम लागत में हम लोग काम हो सकता है। दूसरा देखिए क्या बोल रहा है, अन्य परिवहन मार्गों की अपेक्षा सड़क मार्ग यात्रियों और माल के परिवहन के लिए सबसे सस्ता साधन होता है। जैसे मान लिया हम लोग झरिया धनबाद ऐसा लोकल जगह से हम लोग कोई चीज़ लाना है तो क्या हम लोग ट्रेन से लेके आएंगे, हम लोग क्या लेके आएंगे, हम लोग तरह से देखेंगे यार लोकल जो हमारा ट्रांसपोर्टिंग है उसी से हम लोग क्या सड़क मार्ग जो यात्रियों के लिए, जैसे हम लोग कहीं इधर उधर जाना है या माल का परिवहन करना है, सबसे बेस्ट साधन हमारा सड़क परिवहन ही होता है, ठीक है।
देखिए सड़कों का निर्माण ऊंची नीची या उबड़ खाबड़ भूमि पर भी किया जा सकता है। ऐसे तो देखते मान लीजिए कहीं उबड़ खुबड़ जो ज़मीन है उसमें भी थोड़ा मतलब हम लोग सड़क बनाया जा सकता है, लेकिन हम लोग ट्रेन क्या उसमें होगा साधन होगा, वैसा नहीं होगा। ट्रेन एकदम सीधा पटरी पे होना चाहिए। उसके बाद क्या बोल रहा है, सड़क मार्ग गंतव्य के अंतिम बिंदु तक ले जा सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमको जैसे झरिया धनबाद से हम लोग घर तक हम चाहिए तो हम घर तक हम लोग क्या एकदम लाया जा सकता है कोई भी सामान, लेकिन क्या ट्रेन से हम लोग क्या धनबाद तक नहीं लाइएगा, तो पूरा घर तो नहीं ला सकते हैं। तो इसमें ये फ़ायदा है कि एकदम भैया जहाँ से खरीदे हैं वहाँ से हम डायरेक्ट घर तक एकदम डायरेक्ट पहुँचा सकते हैं। सड़क मार्ग एक परिवहन मार्गों के लिए एक पूरक के रूप में भी कार्य करता है। हमने उसके बदले इसको हम लोग यूज कर सकते हैं। जैसे चाय कॉफ़ी कैसे होता है, चाय के बदले हम लोग कॉफ़ी यूज कर सकते हैं, इसी तरीके से हम लोग इसको यूज कर सकते हैं। उसके बाद देखिए बहुत सड़क मार्ग एक लचीला माध्यम है, इसमें बदलाव किया जा सकता है। सड़क मार्ग के परिवहन साधनों को कभी भी रोका जा सकता है या उससे दूसरे मार्गों में लाया जा सकता है। हमने कभी भी उसका सड़क को चेंज कर सकते हैं या फिर उसको दूसरे जगह जोड़ सकते हैं, इस तरह से हम लोग को कर सकते हैं। उसके बाद देखते हैं आगे क्वेश्चन। देखिए ये भी क्वेश्चन को देख लीजिए जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। जनसंख्या घनत्व का क्या अर्थ है? और विश्व में जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करने वाले 4 भौगोलिक कारकों के उपयुक्त उदाहरण सहित बताएं। देखिए जब भी क्वेश्चन आएगा आपको 5 नंबर में आपको सवाल आएगा, 5 नंबर वाला सवाल है, एकदम इम्पोर्टेंट सवाल है। कितना बड़ी सवाल पूछा गया? तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि जनसंख्या घनत्व का क्या अर्थ है, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखेंगे विश्व में जनसंख्या का वितरण। देखिए वितरण मतलब क्या होता है, जनसंख्या कहीं ज़्यादा है तो कहीं कम है, तो इसका कारण क्या है, किस कारण से जनसंख्या कहीं ज़्यादा है तो कहीं कम है। और जनसंख्या घनत्व तो देखिए ऐसा कि कहाँ का जनसंख्या घनत्व, मान लीजिए कुछ जगह है जो छोटा सा मान लीजिए जगह है यहाँ पर, अब यहाँ पर क्या 100 लोग रह रहा है तो यहाँ क्या हो जाएगा जनसंख्या घनत्व तो ज़्यादा हो जाएगा, लेकिन सेम वही जगह में यहाँ 10 लोग रह रहा है तो यहाँ क्या हो जनसंख्या घनत्व बहुत कम हो जाएगा। अब देखते हैं यहाँ पर हम लोग क्या क्या डेफिनेशन यहाँ पर दिया। तो सबसे पहले लिखेंगे किसी भौगोलिक क्षेत्र में, मान लीजिए कोई भी एक भौगोलिक क्षेत्र ले लेते हैं, तो कोई भी भौगोलिक क्षेत्र में प्रति इकाई क्षेत्रफल में, प्रति इकाई क्षेत्रफल मतलब एक निश्चित क्षेत्रफल में निवास करने वाले व्यक्तियों की संख्या को जनसंख्या घनत्व के नाम से जाना जाता है। यह किसी भौगोलिक क्षेत्र में जनसंख्या के वितरण के अध्ययन की एक विधि है। समझ में आ गया जो जनसंख्या घनत्व कहाँ ज़्यादा होगा कहाँ कम होगा। चलिए अब आगे देखते हैं हम लोग मेन पॉइंट में क्या बोला है कि जनसंख्या वितरण का तात्पर्य यह जानना है कि मानव के प्रत्येक इकाई कहाँ कहाँ निवास कर रही है, और घनत्व का तात्पर्य यह भी है कि मानव का भूमि के संदर्भ में अनुपात तथा दोनों तथ्यों को प्रभावित करने वाला भौगोलिक कारक निम्नलिखित है। अब देखिए यहाँ पर भौगोलिक कारक क्या क्या हो जाएगा, तो बोलेंगे भौगोलिक और भौतिक कारक के अंतर्गत ऊंचावाच हो जाएगा, जलवायु हो जाएगा, मिट्टी हो जाएगा और खनिज हो जाएगा। प्रमुख कारक है जो हमारा जनसंख्या घनत्व को प्रभावित करता है। तो देखिए सबसे पहला हमारा क्या ऊंचावाच हो गया। ऊंचावचन क्या हो जाएगा, जैसे धरातल की बनावट के अनुसार मानव का वितरण और घनत्व बदलता है। जैसे मान लीजिए जहाँ पर प्लेन भूमि होगा वहाँ पर लोग क्या होगा ज़्यादा रहेगा, लेकिन जहाँ उबड़ खाबड़ रहेगा वहाँ पर लोग कम रहेगा। तो इसीलिए लिखा है धरातल का बनावट के अनुसार मानव का वितरण और घनत्व बदलता रहता है। पहाड़ी क्षेत्र में घनत्व कम होगा क्योंकि पहाड़ी क्षेत्र में रहना पसंद करेंगे, नहीं रहना पसंद करेंगे तो घनत्व कम होगा। पठारी और मध्यम में मैदानी भाग में क्या वहाँ पर ज़्यादा होगा, वहाँ लोग ज़्यादा रहेगा। इसे कहा गया है कि ऊंचावचन के अनुसार सुविधाओं तथा संसाधनों की गुणवत्ता में कम बेसी होते रहता है। मतलब जहाँ पर उबड़ खाबड़ जगह वहाँ पर क्या होगा लोग कम रहेगा, जब लोग कम रहेगा तो वहाँ जनसंख्या घनत्व क्या होगा कम होगा। लेकिन जहाँ पर हमारा क्या होगा जो प्लेन भूमि होगा वहाँ पर क्या होगा जनसंख्या घनत्व ज़्यादा होगा क्योंकि वहाँ लोग ज़्यादा रहेगा। ठीक है, तो पहला समझ में आ गया जमीन के खेल है जनसंख्या घनत्व को। दूसरा पॉइंट देखिए जल की उपलब्धता। देखिए आप खुद सोचिए जहाँ पर जल हम लोग का रहेगा वहाँ हम लोग ज़्यादा लोग रहेगा, जहाँ जल का सुविधा नहीं वहाँ पर लोग कम रहेगा। तो जल ही जीवन का सबसे महत्वपूर्ण कारक है। लोग उन्हीं क्षेत्रों में बसने के लिए प्राथमिकता देता है, वैल्यू दीजिएगा जहाँ जल आसानी से मिलता है। यही कारण है कि नदी घाटियों और विश्व में सबसे घने बसे हुए क्षेत्र होता है। जहाँ नदी घाटी रहेगा वहाँ देखिए लोग ज़्यादा रहेगा तो वहाँ पर लोग ज़्यादा रहने से क्या घना आबादी वहाँ पर रहेगा। तो पहला पॉइंट समझ में आ गया ऊंचावचन मतलब जहाँ पर रोड जहाँ उबड़ खाबड़ रहेगा या फिर प्लेन रहेगा उसके कारण जनसंख्या घनत्व तो प्रभावित होता है। दूसरा हमारा जल की उपलब्धता, जहाँ जल ज़्यादा रहेगा तो वहाँ लोग ज़्यादा रहेगा, जहाँ जल कम रहेगा तो वहाँ लोग
कम रहेगा। अब आगे यदि हम लोग देखते हैं तीसरा पॉइंट क्या है सर, जलवायु। अब जलवायु वाला हम लोग देखते हैं, बोला विषम जलवायु में मानव नहीं रहते हैं। जहाँ जलवायु आपका अनुकूल नहीं रहेगा तो आप वहाँ पर रहना पसंद नहीं करिएगा, किंतु सम जलवायु में जो जैसा जलवायु आप चाहते हैं वैसा जलवायु आप में रहेगा ना, तो वहाँ पर आप रहना आप आराम से रहिएगा, ठीक है, आराम से रह सकते हैं। जलवायु के कारण भी घनत्व प्रभावित होता है। जहाँ जलवायु ज़्यादा होगा वहाँ लोग ज़्यादा रहेगा, जहाँ जलवायु कम होगा वहाँ पर लोग कम रहेगा। जिससे पश्चिमी यूरोप का अनुकूल या सम जलवायु लोगों को आकर्षित करता है, जबकि सहारा या ध्रुवीय क्षेत्रों के विषम जलवायु विकर्षित करता है। जहाँ जलवायु अच्छा रहेगा वहाँ लोगों को क्या होगा, अपने ओर खींचेगा, वहाँ लोग ज़्यादा रहेगा। जहाँ जलवायु क्या होगा, कम रहेगा या अनुकूल रहेगा तो वहाँ पर लोग विकसित हो जाएगा, अपने वहाँ पर नहीं लोग रहेगा। उसके बाद देखिए जैसे मिट्टी भी बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। जो मिट्टी की उर्वरता अलग अलग स्थानों पर अलग अलग होता है। देखिए कहीं कहीं मिट्टी की माने बहुत ज़्यादा एकदम फसल होगा और कहीं फसल ही नहीं होगा। तो नदी घाटी प्रदेश की मिट्टी उर्वरक होता है। जैसे नदी घाटी जहाँ पर वहाँ पर क्या होगा, मिट्टी एकदम उर्वरक होगा, तो जिससे हम लोगों को क्या होगा ना, जहाँ लोग ज़्यादा बसना पसंद करेगा वहाँ घना तो ज़्यादा होगा। जबकि बंजर भूमि में जहाँ पर कोई खेती उती नहीं हो रहा वहाँ पर क्या होगा, लोग वहाँ पर रहना पसंद नहीं करेगा। शुष्क मरुस्थल क्षेत्रों में घना तो कम होता है। उसके बाद खनिज, लास्ट पॉइंट हमारा क्या है, खनिज है। वहाँ खनिज पाए जाते हैं जहाँ औद्योगिक वृद्धि होता है। जहाँ औद्योगिक वृद्धि होगा ना वहाँ पर खनिज ऑब्वियसली ज़्यादा होगा, अतः घनत्व में भी वृद्धि होता है। झारखंड पठारी क्षेत्र में खनिज की बहुलता के कारण अधिक घनत्व वाला क्षेत्र होता है, ठीक है, जो आपका एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी होने वाला है। अब देखते हैं हम लोग ये वाला आगे देखिए, तो घुमांतु पशुपालन और व्यावसायिक पशुपालन। पहले ये दोनों का मतलब समझते हैं। घुमांतु मतलब क्या होता है, जैसे मान लिया आज हम यहाँ पर खेती बोल रहे हैं, यहाँ पर मान लिया पशु चरा रहे हैं, फिर कल दूसरे जगह चरा रहे हैं, फिर कल तीसरे जगह चरा रहे हैं, तो एक तरह से हम लोग घुमांतु नहीं, एक जगह हमारा कोई फिक्स परमानेंट नहीं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, घुमांतु पशुपालन। अब व्यवसायिक पशुपालन मतलब एक जगह हमारा क्या हो गया, परमानेंट हो गया। अब प्लस उसमें हम लोग क्या करेंगे, उसी से हम लोग को बिजनेस के बारे में सोचेंगे, पर्पस हमारा बिजनेस पर्पस होगा, तो व्यवसायिक पशुपालन हो गया। अब चलिए इसी में हम लोग देखते हैं, डिफरेंस देखते हैं। तो पहले घुमांतु पशुपालन क्या होगा, यह सभ्यता के प्रारंभिक अवस्था में सबसे पुराना अगर देखा जाए तो हम लोग क्या होता है, तो घुमांतु पशुपालन होता था। उसके बाद देखिए व्यवसायिक पशुपालन, यह सभ्यता का अपेक्षाकृत विकसित रूप है, मतलब थोड़ा सा विकसित रूप है। पहले के लोग क्या सोचते था, यार सिर्फ हमने अपना खाना पीना है और एक जगह से दूसरी जगह मैंने एक तरह से पशु यहाँ से वहाँ लेके गया, फिर वहाँ से वहाँ लेके गया। लेकिन आज के डेट में क्या होता है, जो लोग सोचने लगे कि नहीं भाई अब तो थोड़ा सा इससे हम लोग बिजनेस के रूप में सोचेंगे, थोड़ा सा ज़्यादा भैंस बकरी रखेंगे, उसको दूध को बेचेंगे और हम लोग बिजनेस की ओर जाएंगे, ठीक है। उसके बाद देखिए दूसरा पॉइंट यहाँ पर क्या बोल रहा है, पारिवारिक निर्वाह। पहले का सोच क्या था भाई, मेन हम लोग परिवार चले, दूध पिएंगे, खाएंगे, मस्त रहेंगे, तो इसका मुख्य उद्देश्य था। लेकिन आज के डेट में क्या हो जाएगा, इसका उद्देश्य भारी पैमाने पर पशु उत्पादन करना होता है और व्यवसायिक लाभ कमाना होता है। आइए सर तीसरा पॉइंट देखते हैं। तीसरा पॉइंट हमारा क्या है, इसका स्थान ऋतु परिवर्तन के साथ बदलता रहता है। जैसे जैसे ऋतु परिवर्तन होगा वैसे वैसे बदलता है, क्योंकि भाई ये तो परमानेंट एक जगह रह नहीं रहा है। लेकिन इसका उद्देश्य क्या होता है, ऋतु परिवर्तन के साथ बदलता नहीं है, क्योंकि इसका फिक्स हो गया। जब भैया आप बिजनेस कर रहे हैं तो बार बार चेंज करिएगा, एक जगह है मतलब एक ही जगह है। यह परंपरागत विधि द्वारा पशुपालन पर बल देता है, जो पुराने तरीका से हम लोग पशुपालन पर बल देता है। लेकिन यहाँ पर क्या बोलता है, नहीं यहाँ तो बोलेगा भैया ये आधुनिक और वैज्ञानिक पद्धति पर बल दिया जाता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देखेंगे कि प्राकृतिक वैज्ञानिक, हाँ वैज्ञानिक पद्धति में जो मेन इंपॉर्टेंट जो पद्धति होता है, जो नए नए टेक्नोलॉजी जो हम लोग यूज करें उस पर बल दिया जाता है। और यहाँ पर क्या बोल रहा है, प्राकृतिक चारागाहों पर निर्भरता रहेगा और यहाँ मानव निर्मित चारा और पौष्टिक पशु आहार पर प्रयोग करता है, ठीक है। अब इसका हम लोग देखते हैं, जैसे देखिए इस टाइप का सवाल जैसे हमारा आ जाएगा, जो नीचे दिए गए स्थानों को मानचित्र के द्वारा हम लोग को प्रदर्शित कैसे, कोलकाता, चेन्नई, मुंबई, दिल्ली, भोपाल। तो आपको देखिए इस तरह से मैप आपको दिया हुआ रहेगा, जब भी इस एग्जाम में आएगा तो मैप दिया हुआ रहेगा, आपको खाली पता करना है कि भैया दिल्ली कहाँ पे। तो इससे ही हमारा सेंटर हो गया, ये हमारा क्या दिल्ली है। तो आपको सिर्फ पेंसिल से, हाँ पेंसिल से कर दीजिएगा। उसका देखिए जब आपको इस तरह से एक बार प्रैक्टिस कर लेना, जैसे ब्लैंक मैप कैसे होता है, ब्लैंक मैप लेके पॉलिटिकल मैप लेके प्रैक्टिस कर लीजिएगा। जैसे हमारा बीच में मध्य मतलब बीच मतलब क्या होगा, भोपाल हो गया, मध्य प्रदेश का हमारा जो कैपिटल क्या हो जाएगा, भोपाल हो जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर वेस्ट बंगाल यहाँ पर पाता है, तो वेस्ट बंगाल का कैपिटल क्या हो जाएगा, हमारा कोलकाता हो जाएगा। देखिए जहाँ पर हमारा स्टेट है जस्ट वहीं पर हमारा कैपिटल भी होता है, ठीक है। जैसे देखिए यहाँ पर तमिलनाडु है, तो तमिलनाडु के यहाँ क्या हो जाएगा, चेन्नई हो जाएगा। और इसी तरीका से हमारा और भोपाल है, इसी तरीका से आपको दिखाना है, प्रदर्शित करना है, ठीक है।